दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक परिवार अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। परिवार का छोटा बेटा अचानक नींद से जागता है और उसकी माँ उसे देखकर चिंतित हो जाती है। सबको लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। इस घर को परिवार के छोटे बेटे जिन ने कभी पहले नहीं देखा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे यह जाना पहचाना सा लग रहा था। जिनका बड़ा भाई यू बचपन से ही स्टडी में बहुत अच्छा था। वह एक बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा है और उसमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। जिन भी चाहता था कि काश वो अपने बड़े भाई जैसा बन सके। एक साल पहले उसके बड़े भाई यू का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलता था। इस नए घर में दोनों भाई एक रूम में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि घर के पुराने मालिक ने दूसरा कमरा खोलने से मना किया था। यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी जो उनकी शिफ्टिंग में मदद कर रहा था, उसे पता चलता है कि यू जिन का बड़ा भाई है, तो वह उसे हैरानी से देखने लगता है। जिन उसे बताता है कि हम एक जैसे नहीं दिखते, पर हम सगे भाई हैं। तभी यू वहाँ आ जाता है और उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। रात के खाने के समय जिन को उस दूसरे कमरे में जाने से मना किया जाता है और उसे समय पर मेडिसिन लेने के लिए भी कहा जाता है। तभी जिन को ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि ऊपर कोई है, लेकिन घर के बाकी लोगों को कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती। अब जिन जब रात को सोने से पहले गाने सुन रहा था, तभी उसको आवाजें फिर से सुनाई देती हैं। बार बार आवाजें आने के शक में वो दूसरे कमरे के पास जाता है। वह उस कमरे के दरवाजे को खोलने ही वाला था, तभी वहाँ यू आ जाता है। यू दरवाजे पर कान लगा के सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई भी आवाज नहीं आती। वह जिन से कहता कि वह पढ़ाई न करने के बहाने बना रहा है और उसे फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर लेकर जाता है। अब दोनों भाई बाहर जाकर बारिश के मौसम का मजा लेते हैं। तभी यू को घर से फोन आ जाता है और वह घर की तरफ मुड़ जाता है। इसके बाद जिन भी पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि कुछ लोग उसके भाई को किडनैप कर रहे हैं। जिन उनका पीछा करता है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता और वह गाड़ी का नंबर याद कर लेता है। जिन घर आकर अपने पेरेंट्स को उसके किडनैपिंग के बारे में बताता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके होश आने पर वो अपने घर में डिटेक्टिव्स को देखता है, जिन्हें वो सारी कहानी बताता है और गाड़ी का नंबर भी बताता है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि ये नंबर प्लेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिन बार बार कहता है कि उसे गाड़ी का नंबर अच्छे से याद है, पर डिटेक्टिव उसकी बात पर एग्री नहीं करते। वे कहते हैं कि अंधेरी रात थी, बारिश भी बहुत हो रही थी, हो सकता है तुमसे देखने में कोई गलती हो गई हो। अब सभी लोग रोजाना रैंसम कॉल का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कोई कॉल नहीं आता। लगभग 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी यूं की कोई खबर नहीं आती। इस बीच जिन रोजाना सपने में एक आदमी को देखता है, जिसका चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगता है। उसे उस दूसरे कमरे से भी लगातार आवाजें सुनाई देती है। डर के मारे हुए खुद को कंबल के नीचे छुपा लेता है। फिर अचानक उसकी नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि एक सपना था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 19वें दिन यू घर वापस आ जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर से पता चलता है कि यू को डिसोसिएटिव एमनीसिया हुआ है, जिससे किडनैपिंग के बाद के अब तक की उसकी सारी दर्द भरी यादें गायब हो चुकी हैं। इसके बाद जिन अगले कुछ दिनों में महसूस करता है कि उसके बड़े भाई के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुके हैं। वह अक्सर रात को गायब हो जाता है और सुबह अपनी बेड पर मिलता है। एक दिन जब अपनी एंग्जाइटी पिल लेने वाला था तो वह उससे नीचे गिर जाती है। तभी यू वहाँ आता है और उसे कुछ खाने के लिए कहता है, जिससे वो उस दिन अपनी दवाई लेना भूल जाता है। जिन उसके रात को गायब हो जाने के बारे में पूछता है, लेकिन यू उसे कहता है कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, और वह कहीं भी नहीं जाता है। ये कहकर यू बाहर की तरफ चला जाता है, लेकिन जिन देखता है कि वो अपने दाहिने पैर से लंगड़ा कर चल रहा है, जबकि दर्द तो उसके बाएं पैर में है। जिन के पूछने पर वह हंसने लगता है और बात को टाल देता है। एक रात जिन पढ़ाई करता करता टेबल पर ही सो जाता है। तभी यू जिन के पास आता है और एक पेंसिल को उसकी आंख के बिल्कुल करीब ले आता है। तभी उस पेंसिल की नोक टूट जाती है। यू को पता नहीं चलता, लेकिन जिन होश में होता है और ये देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है। जब यू घर से बाहर निकलता है तो जिन उसका पीछा करने लगता है। जिन देखता है कि वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसके बाद जिन यू का टैक्सी से पीछा करता है और उसका पीछा करते हुए वह एक जगह पहुंच जाता है, जहां जिन देखता है कि यू उन्हीं 2 डिटेक्टिव से बात कर रहा था जो उसके गायब होने पर उसके घर पर आए थे। वह देखता है कि उसका भाई स्मोक भी कर रहा है और डिटेक्टिव उसके आगे सिर झुका रहे हैं, जैसे कि वह उनका बॉस हो। यू जहां जहां जाता है जिन उसका पीछा करता है। इसके बाद जिन एक कमरे में पहुंचता है जहां यू गायब हो जाता है और वे डिटेक्टिव से वहां मिल जाते हैं। जिन वहां से भागता है और डिटेक्टिव उसका पीछा करते हैं। इन सबसे बचता हुआ जिन एक जगह छुप जाता है, लेकिन यू उसे ढूंढ लेता है और उसको बेहोश कर देता है। जब जिन को होश आता है तो वो खुद को उसी टेबल पर पाता है जिस पर वह पिछली रात स्टडी कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह देखता है कि यू भी उसी रूम में है। जिन डर के मारे खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। इसके बाद यू उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर जिन उसे कहता है कि रात को उसने उसको फॉलो किया था और उसने देखा था कि वो डिटेक्टिव से बात कर रहा है। लेकिन यू इस पर कहता है कि तुमने फिर से कोई ख्वाब देखा होगा और तुम उसे सच मान रहे हो। जिन उसे ये भी कहता है कि उसे पता है कि कल यू पेंसिल से उसके साथ क्या कर रहा था। जिन उसे कहने लगता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो। इसके बाद जिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है, यू उसे पकड़ लेता है। यू बताता है कि कल रात वो कहीं भी नहीं गया था। वह पेंसिल, टैक्सी और वो आदमी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर यू से पूछता है कि कल उसने मेडिसिन ली थी या नहीं। इस पर जिनको याद आता है कि उसकी मेडिसिन नीचे गिर गई थी और
उसके बाद वो मेडिसिन लेना भूल गया था। यू कहता है कि इसीलिए ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है क्योंकि तुम टाइम पर अपनी मेडिसिन नहीं लेते, और फिर उसे मेडिसिन खिलाता है और घर से बाहर निकल जाता है। यू के जाने के बाद जिन की नजर टेबल पर पड़ती है, जहाँ वह देखता है कि उस पेंसिल की नोक अभी भी उस टेबल पर है। इसका मतलब कल जो भी उसके साथ हुआ था वो कोई सपना नहीं था। उसे याद आता है कि उसने यू को टैक्सी के बारे में तो बताया ही नहीं था, फिर उसे कैसे पता चला। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन अपनी माँ को ये सारी बातें बता देता है और उसकी माँ परेशान हो जाती है। जिन कहता है कि अगर आज रात फिर से वो बाहर गया तो वह अपने पापा को भी साथ लेकर जाएगा। इसके बाद जिन चला जाता है। उसे उसी कमरे से आवाजें सुनाई देती है और अब की बार वह उस कमरे में चला जाता है जहाँ उसे जाने के लिए मना किया गया था। वहाँ उसे यू की बॉडी लटकी हुई मिलती है। यह देखकर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उठने के बाद उसे प्यास लगती है और वो किचन में पानी लेने जाता है। तभी वो अचानक अपनी माँ को किसी से बातें करते हुए सुनता है। वह सुनता है कि उसकी माँ उसकी कही हुई सारी बातें यू को बता रही हैं। उसकी माँ को अचानक एहसास होता है कि दरवाजे पर कोई है। वह दरवाजे पर चेक करती है, पर तब तक जिन वहाँ से जा चुका था। वह जिन को घर में ढूंढने लगती है और जिन पाइप से चढ़कर ऊपर अपने बेडरूम में चला जाता है। उसकी माँ जब ऊपर चेक करने आती है तो वो देखती है कि उसका बेटा बेड पर लेटा हुआ है, पर वह भीगा हुआ है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और उसके पिता को फोन करके बताती है कि उनका राज खुल चुका है। जिन इन सब से परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, उसका परिवार ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। वह घर से बाहर निकलता है जहाँ उसे अपने पिता मिलते हैं। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जिन भाग जाता है। उसे अब यकीन हो चुका है कि वह उसका परिवार नहीं है। तभी उसकी माँ एक आदमी को उसका पीछा करने के लिए कहती है। जिन भागता हुआ नजदीक के पुलिस स्टेशन में चला जाता है जहाँ वो पिछले दिनों हुई सारी घटनाएं उन्हें बताता है। पुलिस वाले अपने डेटाबेस में जिन के बारे में जानकारी चेक करते हैं, जिसके अनुसार जिन 1977 में पैदा हुआ था और उसकी उम्र 41 साल थी। लेकिन जिन उन्हें करेक्ट करता है और बताता है कि उसकी उम्र सिर्फ 21 साल है। यहाँ पुलिस वाले उसे बताते हैं कि अगर तुम 1977 में पैदा हुए हो तो तुम 21 साल के कैसे हो सकते हो। और ये सुनकर सबके सब लोग जिन पर हंसने लग जाते हैं। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि अभी 2017 चल रहा है। इसके बाद जिन अपने आसपास देखता है जहाँ सभी के पास स्मार्टफोन टैबलेट होते हैं। वह ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद जब वो खुद को मिरर में देखता है और पाता है कि जो पहले 21 साल का दिखा करता था अब वो 41 साल का दिखने लगता है। वो अपने सवालों के जवाब जानना चाहता है और अपने घर वापस चला जाता है। वहाँ देखता है कि उसका रूम बिखरा पड़ा हुआ है, जैसे वहाँ किसी का अभी अभी मर्डर हुआ है। यू आता है और कहता है कि उसका प्लान फिर से फेल हो गया। यू उसे बताता है कि 20 साल पहले 20 दिसंबर 1997 को एक परिवार का यहाँ मर्डर हुआ था। दोस्तों यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि इस रूम में एक माँ और बेटी का मर्डर हुआ था। घर में से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था और ना ही कोई सुराग मिला था, जिससे ये मर्डर एक मिस्ट्री बन चुका था। काफी वक्त तक जब पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई तो विक्टिम की फैमिली ने इस केस को एक प्राइवेट डिटेक्टिव को दे दिया। फाइनली किलर मिल जाता है। उसे टॉर्चर किया जाता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। विक्टिम की फैमिली इस सिचुएशन से परेशान हो जाती है और वो जिन से मर्डर का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन जिन को कुछ भी याद नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसे मर्डर करने के लिए किसने कहा था। जिन कहता है कि वो किलर नहीं है। यू कहता है कि ये सब वो तब से सुन रहा है जब से उसने जिन को पकड़ा है। यहाँ हमें पता लगता है कि जो आदमी कहानी की शुरुआत में जिनका पिता बना था ये एक खास तरीके का एक्सपर्ट है जो इंसान को हिप्नोटाइज करके उसकी दिमाग में छुपी गहरी यादों को बाहर निकालने का काम करता है। वह बताता है कि जिनको कोई सदमा लगा है। जब वह 20 साल का था तब उसके साथ कोई बुरा हादसा हुआ है जिसके कारण उसके दिमाग ने उसकी सारी यादें मिटा दी। उन एक्सपर्ट के कहने पर जिनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें ट्रॉमा से पहले की लाइफ उसे फील करवाई जाती है। उस समय वो एक नॉर्मल इंसान था, कोई किलर नहीं। सब लोग एक रोल प्ले करते हैं। उसको हिप्नोटाइज करके 1997 में पहुंचा दिया जाता है। डॉक्टर जिनसे कहता है कि जब वो नींद से उठेगा वो 1997 में होगा और उसकी उम्र 21 साल की होगी। कार में उसे जो भी लोग दिखेंगे वो उसका परिवार होगा। जब डॉक्टर 3 काउंट करता है तो जिनको होश आ जाता है। और दोस्तों ये वही पल था जब मूवी की शुरुआत में जिनको होश आता है और वो घर भी वही होता है जहाँ उसने वो 2 मर्डर किए थे, लेकिन उसे उस मर्डर के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो आदमी जो जिनसे पहले दिन सवाल पूछ रहा था इसलिए हैरान था क्योंकि देखने में जिन यू से बहुत बड़ा लगता था और यू उसे अपना बड़ा भाई बता रहा था। वो आदमी और सवाल ना पूछे इसके लिए यू उसे बाहर भेज देता है। जब जिन ने पहली बार दूसरे कमरे से आवाज सुनी थी तब इस नाटक में शामिल और लोग उस कमरे में थे। जिस रात जिन डर गया था उस रात भी वो लोग उसी कमरे में शामिल थे। दरअसल उस कमरे को सेट किया जा रहा था जैसे वो मर्डर के वक्त था ताकि उस रूम को वैसा ही देखकर जिनकी मेमोरी वापस आ जाए। जब वो मर्डर हुआ था उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और सारा माहौल उसी तरह से तैयार किया गया। पूरा सेट तैयार हो चुका था, बस जिन को बुलाने की देरी थी। प्लान यह था कि जिन खुद उस घर में आएगा और उस रूम को देखेगा,
पर ऐसा नहीं हो पाता। कुछ पुलिस वाले यू को रात को उठा कर ले जाते हैं, जिसे जिन किडनैपिंग समझ लेता है। 19 दिन के बाद जब यू जेल से छूटकर वापस आता है तो वह प्लान फिर से शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन जब तक बारिश नहीं होती तब तक वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी मेमोरीज को वापस लाने के लिए सिचुएशन का सेम होना बहुत जरूरी था। जिन अभी में मानता है कि ये मर्डर उसने नहीं किया है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी अचानक एक कार उससे टक्कर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। इस दौरान उसे याद आता है कि 1997 में वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था और वो अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर सो रहा था। तभी पूरे परिवार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके माता पिता की मौत हो जाती है और उसका बड़ा भाई गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उस समय कोरिया में आर्थिक संकट चल रहा था, जिससे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी। वहाँ भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। अपने भाई के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और उसे कोई लोन या नौकरी भी नहीं मिल रही थी। एक दिन वो ऑनलाइन पोस्ट करता है कि उसे अपने भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसके बदले वो कुछ भी करेगा। अचानक जिनको उस ऑनलाइन पोस्ट का जवाब मिलता है, जिसमें उसे एक आदमी पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में उसे एक मर्डर करने को कहता है। जिन मर्डर नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी में वह हाँ कर देता है। जो घर हमने शुरुआत में देखा था वो इसीलिए जिनको जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि उसे बताया गया कि वहाँ एक औरत और 2 बच्चे रहते हैं और उसे सिर्फ उस घर में रहने वाली औरत का मर्डर करना है। लेकिन जब जिन वहाँ पहुँचता है तो वो मर्डर का इरादा बदल देता है और उस औरत को शोर करने से मना करता है। वो कहता है कि वो किसी को कुछ भी नहीं करेगा और वहाँ से चला जाएगा। लेकिन ये सब उस औरत की बेटी देख लेती है और वो शोर मचाने लगती है। जिन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसके ऊपर गिर जाता है और चाकू उसके पेट में लग जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी लड़की की माँ वहाँ आ जाती है और वो भी चिल्लाने लगती है, जिससे जिन अपना होश खो बैठता है और वो ना चाहते हुए भी उसे भी मार देता है। इसके बाद जिन जब वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे एक बच्चा मिलता है जो अपनी माँ के बारे में पूछ रहा होता है। जिन उसे कहता है कि अगर वो आंख बंद करके 100 तक गिनती करेगा तो उसकी माँ वहाँ आ जाएगी। इसी बीच जिनको उस घर में उस डॉक्टर की तस्वीर दिखती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मर्डर के लिए डॉक्टर ने ही उसे कहा था। डॉक्टर अपनी वाइफ को मारना चाहता था ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें, लेकिन जिनसे एक की जगह 2 मर्डर हो जाते हैं। इसके बाद जिन डॉक्टर के पास जाता है और वो उसे कहता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डॉक्टर उसे बताता है कि जैसे तुमने अपने भाई की जान को बचाने के लिए ये सब किया, वैसे ही उसने भी अपने बच्चों की जान बचाने के लिए ये सब किया। वो कहता है लेकिन तुमने मेरी बेटी को भी मार डाला और अब तुम्हारा भाई भी नहीं बचेगा। इसी बीच डॉक्टर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जिन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है। इस घटना का जिनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब सीन 2017 में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ जिन हॉस्पिटल में है। यू उसके पास आता है और वो उसे जहर का इंजेक्शन देकर मारना चाहता है, लेकिन तभी जिन उससे माफी मांगने लगता है और कहता है उसने जो भी किया उसके लिए वो उससे माफी चाहता है। यू समझ जाता है कि जिनको सब कुछ याद आ चुका है, शायद एक्सीडेंट से उसकी मेमोरी रिकवर हो गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जिन ने जिस छोटे बच्चे को घर में जिंदा छोड़ा था वह यू ही था। यू बताता है कि उस मर्डर के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसका सारा पैसा ले लिया और उसे अनाथ की तरह छोड़ दिया। वह बताता कि वह हर रात रोता था और चाहता था कि वह उस इंसान को मार डाले जिसने उसके परिवार को मारा था। जिन ने उससे फिर से माफी मांगता है। यू उससे जानना चाहता है कि क्या उसके पिता ने उसे मर्डर करने के लिए कहा था। जिन उससे साफ मना कर देता है और उसे उसके पिता की सच्चाई नहीं बताता। वह उसे कहता है कि ये सब उसने अकेले ही किया, लेकिन यू समझ जाता है और जिनकी इन बातों पर यकीन नहीं करता। यू जिनको जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता ने ही ये सब कुछ इंश्योरेंस के पैसों के लिए करवाया था। अब यू के पास जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा था। वहीं जिन जहर का इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो अपनी यादों की सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ना ही उसके पास जीने की कोई वजह बची थी। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि यू भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस कहानी का अंत कुछ और होना चाहिए था? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।